चलो बैठो, इसमें देखो। CH3CHO. I mean CH3COOH. नाउ इस चीज को मैं एक बार कराता हूँ, फिर आप कराओ। पहला देखो, आइसोब्यूटेन, तो CH3 आइसो हो जाएगा। इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। नियोपेंटेन, नियो में क्या होता है, सेकंड कार्बन पर कितने कार्बन होते हैं, कितने मिथाइल ग्रुप होते हैं। दैट इज जो सेकंड कार्बन होता है एंड से, उस पर कितने मिथाइल ग्रुप होते हैं, 3 होते हैं। और आइसो में सेकंड वाले पे 2 होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। और ये कौन सा हो गया, आइसोपेंटेन। CH3 और CH3, दिस इज आइसो। मतलब एंड पे 2 मुहावाल, ये एंड पे 3 मुहावाल, सही है। चलो एसिटाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड सुनील, फॉर्मल्डिहाइड है CH3C
CSO. बोलो। HCHO. That is HCHO. ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मिका लाल चीटियों से बना है, तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, इस तरीके से लिखेगा। स्ट्रक्चर की बात की गई है, ऐसे ही लिखना है। ओके, एसिटल्डिहाइड जो सुना, अच्छी बात है। श्रेया, ये काफी अच्छा रहेगा। पलक, हाँ, एल्डिहाइड तुम नहीं पहचान रही हो। एसिटल्डिहाइड, CHO होता है एल्डिहाइड। सुनील, एसिटिक एसिड CH3, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड, और दैट इज एसिटल्डिहाइड। ज्यादा समय नहीं है, जो जैसे सिखाया जाए उसको सीखते जाओ, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बहुत कुछ सीखना है इन 4 महीनों में। अगर आप इसी में लैग करोगे ना, तो कोई हम वहीं एंकर करते रह जाएंगे, हम कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। और एसिटिक एसिड, इसके अलावा साइक्लोपेंटेन, नूर, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, आयुषी C5H10। तो इस तरीके से बनाइएगा। साइक्लो तुम नहीं सीख पाई वंदना। दैट इज, इसको क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। ठीक है। अब जरा देखो, साइक्लोपेंटेन हो गया, दिस इज साइक्लोपेंटेन। एसीटोन C3H6, so उसको थोड़ा और स्प्लिट करके बोलो। CO ग्रुप अलग से बोलो। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? नेल पॉलिश रिमूवर या व्हाइटनर डाइल्यूटर। व्हाइटनर को डाइल्यूट भी करता है। दैट इज एसीटोन। इसका नाम प्रोपेनॉन भी है। 2-bromopentan, CH3, CH, CH2, CH2, CH2। सर वो आइसोपेंटेन की बात कर रहे हैं। आइसोपेंटेन की बात कर रहे हैं। एसिटिलीन, दिस इज 2-bromopentan। Bromopentan. Now, hexanal, Jasmita, hexanal. Shreya, बताए मत करो पीछे से। हाँ बोलो। सही बताया। हेक्सेनल का देखो, CH3, CH2, थोड़ा डिटेल में लिखना है। CH2 CHO, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? हेक्सेनल। सही है। हेक्सेनल देखो। बेंजीन, बेंजीन का क्या फार्मूला होगा? यही है बेंजीन का फार्मूला।
That is C. और जो बाकी की रेसिडुअल वैलेंसी है उसको H से फुलफिल करें. That is बेंजीन. बेंजीन के बाद 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन. तो पहली बात तो पेंटेन बना लें और फिर 2 पर ब्रोमो लगा दें, 3 पर मिथाइल लगा दें, कहीं भी लगा दें, एक की तरफ भी लगा दें. CH3 CH 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और C के आगे पेंटेन. ये बेंजीन. टू ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया और बेंजीन हो गया. ठीक है. पहला क्वेश्चन करो. क्लियरली मैम दे दी क्या? ये हटा दें इधर का. ऊपर से लिखना शुरू करो दिव्या. हो गया. ठीक है देख लो. इधर का कर लिया. फर्स्ट और सेकंड करना. सेकंड के नाम लिखना, कॉमन नाम लिखना. ये सब इसी से मिलता जुलता इसी में है. देख देख लिखना. तैयार करने का यहाँ समय नहीं है. सुबह टेस्ट में पूछा जा चुका है. यहाँ पढ़ोगे तो फिर हम क्या पढ़ाएंगे. ये सुबह कर चुके वही फिर से करा रहे हैं कि शायद कोई अभी भी बचा हो तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आगे हमें दिक्कत ना हो. चलो सुनील आप तो करो.
सबने जमा कर दिया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, HCHO, HCHO that is मीथेनल, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। HCOOH, इसका नाम बताती जाओ। ज्योत्सना, सही से कॉमन नेम लिखो। राइट कॉमन नेम, कॉमन नेम सब क्यों लिखना है? देखो, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम बताओ दिव्या। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जस्मिता, CH3COOH, एसिटिक एसिड। CH3CHO, सुनील बोलो। CH3CHO, आप बताओ। एसिटल्डिहाइड। कॉमन चीजें तो सही बताओ। C2H2, सुनील। एसिटाइलिन, ओके। जस्मिता, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। और CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज CH3, COCH3। हाँ बोलो पलक, ये बहुत टैलेंटेड, आप ही बताओ, हर चीज इनकी। बोलो इसका क्या नाम है? बोलो। एसीटोन। एसीटोन, ये कीटोन का पहला मेंबर है, प्रोपेनोन, सही है। इसका नाम अगर देखा जाए तो ये चीज है, CH3CO, ये इसको क्या कहते हैं? एसीटोन। अभी पिछली बार भी हमने आप लोगों को ब्लू हेवन का एसीटोन हाथ में डाला था, तो वही चीज है। चलो, ये सब इसके क्या नाम है बोलो? कॉमन नेम। अब इसी के क्या होंगे? IUPAC नाम, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसका नाम बताओ दिव्या। दिक्कत होती है, आप बताओ बेटा। मीथेनल। मीथेनल, मीथेनल। पूजा, इसका नाम बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मीथेनोइक एसिड। सुनील, नाम बताते जाओ। इथेनोइक एसिड, आगे भी बताते जाओ। अच्छा बता रहे हो, आगे भी बोलो। इथाइन। नेक्स्ट बोलिए। क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट बोलो। मीथेनॉल। इसका नाम बताओ। प्रोपेनोन, दैट इज प्रोपेनोन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हर वर्टेक्स पे कार्बन होता है, ठीक है। इस तरीके का भी स्ट्रक्चर बनता है, बुक में बना भी हुआ है। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2, जहां से डबल बॉन्ड शुरू कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो वैसे तो 6 कार्बन है, तो इसीलिए लिखो साइक्लो। पहले क्या लिखोगे? क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है। और हेक्स लिखना चाहिए, लेकिन जब एक से ज्यादा ट्रिपल या डबल बॉन्ड होते हैं तो हेक्सा कर दिया जाता है। ये भी एक रूल है। और हेक्सा के बाद कितने कितने लोकेशन पर
डबल बॉन्ड है 135 ट्राई इन। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है थर्ड नंबर पे, तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो CH3 CH2 C पे डबल बॉन्ड हो, तो यानी कहा जा सकता है 1 2 2 पर ओन है, तो इसका नाम आयुषी क्या हुआ? पलक। बोलो। ब्यूटेन, ब्यूटेनोन भी कह सकती हो और ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि 2 3 पर ये रहता ही है, तो कीटोन में 2 3 को छोड़ दिया जाता है, 1 पे तो कीटोन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो C बीच में ही आएगा, तो इसलिए इसे ब्यूटेनोन भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम बताओ स्नेहा बिश्नोई। इंद्रजीत, कॉमन कॉमन नेम बता रही हो। Sir, propane 2 OL. Propane 2 on, that is 1 2 3 propane, क्योंकि 2 पर है। और जसमीता इसका नाम बताओ, थोड़ा तेज बोलो। सही है, ब्यूटेनोइक एसिड 1 पर है, इसलिए कुछ लिखा नहीं जाएगा। जिसका इसका नाम बताओ। जस्मिता बताओ। बोलो श्रेया। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, एल्डिहाइड पहचानो। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। आयुषी इसका नाम बताओ। दो तीन डाई प्रॉप है। कितने प्रॉप हैं यहाँ पे? प्रॉप तो डांसिंग के लिए चाहिए होते हैं। हाँ आगे बताइए। 1 3 श्रेया। करेक्ट। प्रोपेन 1 के बाद कॉमा लगाना और डाई और बीच का कोई बड़ा नहीं रहेगा। सही है। वंदना नाम बताइए। ब्यूटाइन। यहाँ तक बात सही होगी। अब चौथा सवाल देखो, इतना ठीक है? हाँ हाँ वो भी सही। 1 है तो 1 को ड्रॉप किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन में एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के लिए मैंने बता ही दिया है। एसिटाइलिन का है नहीं, इथाइन हो गया। अब अगला देखो, फॉर्मल्डिहाइड भी ऊपर हो चुका है, फॉर्मिक एसिड ये सब हो गया है। आइसोब्यूटेन समझ लो, CCCC, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। सुनील इसका नाम बताओ। आइसोब्यूटेन का नाम बताइए आप। सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला देखो, नेक्स्ट इज आइसोपेंटेन, CH3CC। CH3, इसका एक दो नाम तो बताओ। वैसा भी क्या है, बोलो इसका नाम। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये सही है। अब देखो, नियोपेंटेन, CH3C, ज्योत्सना, ये नियोपेंटेन है। इसका IUPAC नेम बताइए। करेक्ट। देख लो, 1 2 3 2, 2 डाई मिथाइल
प्रोपेन। एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। बेंजीन का नाम बताओ, अभी बताया। जस्मिता, बेंजीन का नाम बताइए। बहुत अच्छा, आप भी बताओ। करेक्ट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड का बताइए वंदना। मिथाइल क्लोराइड का IUPAC नेम। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल एसीटोन, अच्छा चलो, और यहाँ तक की प्रैक्टिस हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहो डेली, तो सही रहेगा। चलो, तो थोड़ा तो मैंने मिटा ही दिया है। Now, क्वेश्चन नंबर 4 करो, पेज 68 का। पेज 68 निकालो, इंटेक्स क्वेश्चन कर लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सर पेज नंबर 69। 69, ठीक है। 69 में इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इंद्रजीत बोलो। CH3COOH। CH3COOH। अच्छा, कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो ये हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये तो इसका कंडेंस फार्मूला हुआ, और हमसे वो कह रहा है स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 और COOH। कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होता है बताओ? कार्बोनिल पे एक तरफ OH और एक तरफ एल्काइल, यही तो होता है। एक चीज हो गई। अगला है ब्रोमोपेंटेन। पांच का ग्रुप है, वैसे तो मैं कंडेंस बना दे रहा हूं 1 2 3 4 5, लेकिन इसका बनाना पड़ेगा ये ब्रोमोपेंटेन का, ऐसा माना नहीं जाएगा। तो ब्रोमोपेंटेन, ये ब्रोमोपेंटेन है। 1 ब्रोमोपेंटेन भी कह सकते हैं और ब्रोमोपेंटेन भी कह सकते हैं। 1 तो ड्रॉप भी हो सकता है। अगला देखो, ब्यूटेनोन। जस्मिता, ब्यूटेनोन का बताओ। अभी बताया थोड़ी देर पहले, बताओ। आयुषी, ब्यूटेनोन। सुनील बताओ। CH3 CH2 CH2 और CH4। बहुत अच्छा, देखो कितना क्लियरली इन्हें हर चीज पता है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बता रहे हैं CH3 CH2 CO CH3। सबसे बड़ी बात, इन्होंने बीच में CO बोला, ये अपने आप में ही कितना कमाल है, क्योंकि कार्बोनिल बीच में होता है, इधर भी अल्काइल उधर भी अल्काइल। प्रोपेनॉन का बताओ। चौथे पे CO लगाना, CH3 CH2 CH2 CO CH3। हेक्सेनॉन का बताओ। CH3 CH2 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 CO CH3। सही है। अब तो मैं समझ आ गया ब्यूटेनॉन, क्योंकि CO भी कार्बोनिल में इधर भी अल्काइल उधर भी अल्काइल, तभी तो कीटोन बनता है। तो लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना, C और H। इसको C4H2 ही कह सकते हैं। वो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर तुम क्या कहना चाहती हो बोलो?
C4H8O. ये देखो, ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं, आप सब लोग भी समझो। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। C4 और क्या कहा है, H8O। इन्होंने कहा है कि अगर सर C4H8O लिखोगे तो इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन पाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO, और एक दूसरा कौन सा बन जाएगा, CH3 CH2 CO और CH3। ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल। ये लिखने से उसे दोहरा लाभ है, चाहे तो एल्डिहाइड मान ले, चाहे तो कीटोन मान ले, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म बना देगा। मॉलिक्यूलर फार्मूले में ये ड्यूबियस रहता है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि CO दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप देख लो दोनों एक ही चीज है। ये है ब्यूटेनॉल और ये है ब्यूटेनॉल, तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्रियात्मक समावयता। सही है, तो ये नहीं लिखा जा सकता ना, क्या लिखना है, और वो भी स्ट्रक्चरल पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ो, तो हमें ये कंडेंस्ड है, ये स्ट्रक्चर है, तुम्हें ये लिखना है। ये कंडेंस फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो तुम्हें ना मॉलिक्यूलर लिखना है ना कंडेंस लिखना है, तुमको तो स्ट्रक्चरल लिखना है। और ये सब क्या बताता, बताइए, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसमें एक ब्यूटेनॉल है, दूसरा क्या है, ब्यूटेनोन। अब समय समय पर और प्रैक्टिस करते रहेंगे, बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। हेक्सेनल का पूजा बताओ। CH3 CH2 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 अरे छत तुमने यही कर डाला। CH3 CH2 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 CH2, फिर इसके बाद CHO, ये भी C काउंट होता है, लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे, ये कंडेंस माना जाएगा, ऐसे नहीं दिखाना है, वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कैसे दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले में ऐसे दिखाना, ये है CHO, बाकी को वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। ये हो गया। अब देखो, ब्रोमोपेंटेन के हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए। ये देखो, HCHO CH3 CHO C2H5 CHO और C3H7 CHO, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO, और क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। सही है, और ये सभी के सभी एल्डिहाइड हैं, ये सभी कैसे हैं, दैट इज एल्डिहाइड। CH3 CO CH3 CH3 CH2, अब ये देखो, C2H5 CO CH3 और C2H5 CO C2H5 C2H5 CO C3H7, इतनी बात हो गई। ये सभी क्या हैं, कीटोन। अब आगे देखें, HCOOH CH3 COOH C2H5 बात ना करें, COOH C3H7 COOH और C4H9 COOH, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सी ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी है। इसको हम तोड़ के लिखेंगे। इसको कैसे तोड़ के लिखें बताओ? इसको तो ऐसे ही लिख लो, मर्जी हो ऐसे लिख लो, वरना डबल बॉन्ड, ये एक ही चीज है। बोलो बात समझ में आ गई? इन दोनों में अंतर नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको बोलो आयुषी। CH3 और COCH3, इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CO CH2 CH3। फलक इसको बताइए। CH3 CH2 CO CH2 सही है। सर इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं? सर मतलब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखते हैं इसको। समझना क्या है, इसको बस याद कर लो। ठीक है। ये एल्काइल है, ये इथाइल है। सर मतलब इसको देखते रहते ये कैसे बना रहे हैं? बताना क्या है? C2H5 है ना, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल क्या होता है? प्रोपाइल तो ये ग्रुप है। प्रोपेन में से बस एक कार्बन हट गया, प्रोपाइल हो गया। तुमको उसमें बनाना क्या है? प्रोपेन जानती हो? यस सर। तो प्रोपेन में एक कार्बन हटा के प्रोपाइल लिख लो, और ये इथाइल है, इथाइल लिख लो। इथाइल भी तो जानते हो, जैसे तो इथाइल और ये है। लंबी चेन है, बस इसे कंडेंस कर दिए, है तो पूरी एक चेन ही। सही। तो अब वही है, जैसे इसमें 4 है तो 4 कार्बन लिखना है, बस उसको वैलेंसी पूरी करनी। सर मतलब इसको ऐसे कैसे, मतलब C2H5CO जो वो है तो इसको हम लोग ने CH3 CH2 कैसे किया मतलब? इसको, हाँ, इसका मतलब ये पूरी लीनियर चेन है। तो कभी कभी ऐसा करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट करते हैं और बाकी जो एल्काइल ग्रुपों से कंडेंस भी कर सकते हैं। ये भी तो प्रोपाइल ही है। ऐसे लिखोगे तो भी प्रोपाइल, और ऐसे लिख दिया सीधा तो भी प्रोपाइल। तो लिखने के तरीके हैं, लेस कंडेंस, मोर कंडेंस, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, डिटेल स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल। तो कुछ नहीं, बस इसको मिला के लिख दो। प्रोपाइल तो सबको पता ही यही होता है, ऐसे अलग अलग लिख दो। सही है। अच्छा, इतनी तो तुमको बात पता चल गई। अब अगर पता चल गई तो इन सबको बताओ क्या लिखोगे। इसको तो यही लिख दें, और लिखना चाहो तो ये भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एक ही चीज। इसे बताओ, इसको भी यही लिख दें। अगला बताओ। सर CH3 CH2 COOH क्योंकि टर्मिनल पे तो CH3 रहेगा, उसकी तो एक एक्स्ट्रा वैलेंसी मिलेगी उसको। इधर बताओ। CH3 CH2 CH2 COOH। इसको बताओ। CH3 CH2 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 COOH। अब जब तुमने इन सबको बता ही दिया है, तो मैं अब तुमसे इन सबके नाम भी पूछूंगा। इसका नाम बताओ। सर IUPAC हाँ, आयुपीएसी बताओ। मिथेनल मिथेनल, एसिटल इथेनल C2H5 प्रोपेनल ब्यूटेनल। बस ब्यूटेनल। वंदना, इसका नाम बताओ सबका। मिथेनल बोलो, बहुत अच्छा बता रही है, ये काफी इम्प्रेसिव भी है। पूजा भी बताओ। ये ठीक बताएं। आप भी बताइए जस्मिता। सर प्रोपेनल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। आगे बताओ। ब्यूटेनॉन को 4 है, तो क्या लिख दिया जाए? ब्यूटेनॉन। सेकंड पर है तो भी ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड पर ही होता है मोस्टली। ये बताओ। बहुत अच्छा। आप भी बताओ। करेक्ट। आप भी बोलो। बहुत अच्छा। और एम कहाँ गया? क्योंकि 3 पे नहीं ड्रॉप कर सकते, 2 पे होता तो कर देते। ये तो उसका आइसोमेरिज्म है ना। तो क्या बताया? पेंटेन 3 ऑन। इसको बताओ। 4 5 6 3 पे है, तो हेक्सेन।
शीओन। श्रेया इन सबके बताओ। मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, अब थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है आपको कि कैसे करना है। कीटोन का तो लग ही गया होगा, सही है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में इंद्रजीत तुमको तीनों के नाम बताने हैं। चलो पहले का नाम बताओ। ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखो। CH3 CH2Br ब्रोमो इथेन, पहला लेटर कैपिटल, सब कुछ जोड़ के और 1 ड्रॉप भी किया जा सकता है। दूसरा सेकंड का नाम बताओ। मिथेनल, ठीक है। स्नेहा बिश्नोई, थर्ड का नाम बताइए। बोलो। हेक्साइन, क्योंकि आइन वर्ड है इसमें। 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज हेक्साइन। चलिए आगे की बात करते हैं। एलोट्रोपी, वापस आ जाओ। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पेज नंबर 61 पे आओ। एलोट्रोपी, ठीक है। When elements occur in different form in nature, अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म। क्यों डिफरेंट फॉर्म? ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, देन these are called allotropes। इन्हें क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब है अपर रूप। हिंदी में तो सभी ने सुना होगा, इंग्लिश में भी समझो। अपर रूप, इंग्लिश में एलोट्रोपी कहते हैं, सही। एलोट्रोप्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी, एंड this property is called allotropy। For example, जैसे सल्फर 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक मोनोक्लिनिक सल्फर में भी पाया जाता है और एक रोम्बिक सल्फर में भी पाया जाता है। तो सल्फर के 2 एलोट्रोप हैं। ये देखो एग्जांपल देखिए, सल्फर S2 एलोट्रोप, S2 एलोट्रोप। एक सल्फर का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आप लोगों ने बनाया भी होगा। एक क्वेश्चन था सल्फर का बनाना। अच्छा, एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, वन 2 3 4 5 6 7, एक और रहेगा, तो उसको चेयर स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। तो एक मोनोक्लिनिक सल्फर है, एक रोम्बिक सल्फर है। तो सल्फर के 2 एलोट्रोप कौन कौन से हो गए बोलो? मोनोक्लिनिक
सल्फर, और एक कौन सा हो गया, रोम्बिक सल्फर। यानी इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। एक सल्फर तो मेरे पास है, जो दूसरा सल्फर है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये मोनोक्लिनिक सल्फर, ये कैसा सल्फर है, और रोम्बिक होगा वो अलग होगा, क्रिस्टलाइन होता है ये, ठीक है। तो दो तरीके के सल्फर है। फास्फोरस तीन तरीके का होता है, क्या आपने सुना है, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। तो फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन से बताओ, ये दोनों हो गए। फास्फोरस हैज 3 एलोट्रोप्स, कौन कौन से, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। नोट कर रही हो, व्हाइट फास्फोरस, सही है। दीज आर द, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बन के तो बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, उन सबको देखें। बोलिए, सल्फर का दूसरा है कौन सा इलेक्ट्रॉन? एक है रोम्बिक, एक है मोनोक्लिनिक। रोम्बस जानते हो ना, बस उसी से रोम्बिक। कार्बन हैज मैनी एलोट्रोप्स, कार्बन है बहुत तरीके के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अलावा फुलिरीन, बकमिंस्टर फुलिरीन, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक से इंक डाली जाती जो प्रिंटर नहीं पढ़ती वो भी है। कोक, कोक समझते हो ना, जिससे कि हम लोग रिडक्शन करते हैं किसी चीज का, तो कोक, ये सारे हैं। खैर हम लोग इतने सारे जानते हैं, बट वी विल स्टडी ओनली 3। ये 3 पढ़ेंगे। तो पहला है डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर देखो, डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इट इज जायंट मॉलिक्यूल। ये कैसा है बताइए, जायंट मॉलिक्यूल in which each carbon is covalently bonded, covalently sharing से बंधा हुआ है, bonded with other 4 carbon atoms, with single bond, with मान लो ऐसा हो कार्बन, ये ऐसा इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ना हो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, और फिर उन सब में भी 4-4 कार्बन, और ये बढ़ता चला जाए तो जितना बड़ा डायमंड होगा वो एक मॉलिक्यूल ही है, सही है। हर एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना होता तो यहाँ क्या होता, कार्बन, उन सब से भी 4-4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दैट विल बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो ये चीज है, डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होगा, इट हैज 3 डायमेंशनल, क्रिस्टल तो होता ही है, जो आप लोगों को मालूम है ना, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन। अब जरा देखो, इस हर कार्बन पर एक कार्बन, फिर इस पर दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हो गया, लेकिन इस कार्बन पे भी 4, जरा सोचो, इस पर भी एक, इधर भी, इधर भी और इधर भी, बोलो समझ में आई बात कि नहीं। ऐसे इस पर भी 4, हर एक पे 4 होंगे, तो इस पर भी C, इस पर भी C, और इस पर भी ऐसे ही हो जाए, वो भी मैं बनाऊंगा,
बट इतना जान लीजिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी लेंथ 154 पिकोमीटर है। कितनी है? और इनके बीच में कार्बन 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 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अगर आप इतना ना भी लिखना चाहो तो 109.5 डिग्री लिखो। सही? तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है बताइए? टेट्राहीड्रल है, चारों तरफ से क्या होता है? हीड्रल का मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं समझते तो समझो। जिसमें 4 फेस होते हैं उसे क्या कहते हैं बोलो? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। बताओ इसमें कितने फेस हैं? एक फेस, 2 फेस, एक पीछे फेस, एक नीचे फेस। तो ऐसा फेस हीड्रॉन का मतलब क्या होता है? फेस। तो इसलिए जो हमने अभी आपको मीथेन का भी मॉलिक्यूल दिखाया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? दैट इज टेट्राहीड्रल, दैट इट हैज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। सो लेट अस सी, जिसमें 4 फेस हों उसको कैसा कहते हैं? ये टूट गया लेकिन समझो ये टेट्राहीड्रल है, ये देखा। बाकी ऑक्टाहीड्रल, डेकाहीड्रल ये तो अलग अलग तरीके के हैं ही हैं, लेकिन इन सब से हमें ज्यादा मतलब नहीं। दिव्या के हाथ में ऐसी चीज है, ठीक है। चलो अब आगे की बात देखो। कहने का मतलब है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है ये हम लोग देखें। ये देखिए, so this is the structure of diamond. इसमें देखो डायमंड खाते ही आतिशबाजी। ये देखो हर कार्बन 4 से जुड़ा है। देखो ये है कितने से जुड़ा है? 1 2 3 4। हर कार्बन कितने से जुड़ा है? अंदर अंदर देख लो, 1 2 3 4 सबसे जुड़ा है। हर कार्बन कितने से जुड़ा है? देखो हम करो 1 2 2। सही है? चेक करो, यही कार्बन ले लो 1 2 3 4। और कोई लो, ये ले लो 1 और ये देखो क्रिस्टलाइन है, बिल्कुल क्रिस्टल बीच से आपका दिख रहा है। अब देखो दिखा आपका, जैसे आपका दिखा, इसी को तो क्रिस्टल कहते। क्रिस्टल का मतलब समझते हो ना? ये देखो हर तरफ से क्रिस्टल दिखा। सब काउंट करो, अरे का 1 2 3 4 ऐसा स्ट्रक्चर है। कहीं भी देख लो है कि नहीं? 4 टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही कि नहीं? अब देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 हर एक फोर्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। हर तरफ से जहां से भी देखो तो क्रिस्टलाइन है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये देखो और 4 बॉन्ड आपको दिखे हर एक में। देखो कोई भी देखो 1 2 3 4। सही है? 1 2 3 4 4 बाउंड काउंट किया आपने? हर एक पे 4 है। बीच में देखो इसी पे 1 2 3। सही है? ये देखिए 1 2 3 4। ओके, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो हर एक पॉइंट पे बात हर एक वो तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा जितना बढ़ता हर एक का बीच उतना भी सकता भी मैं बनवा रहा हूँ। ये देखो तो इसमें क्या है? बीच में देखो 1 2 3 4 है। देखो स्ट्रक्चर ऐसे देखो
क्रिस्टल की नली है कि नहीं? और 4 आपने काउंट कर लिए, 4 कैसे? ठीक है कि नहीं? 1 2 ओके, इतना तुमको समझ में आ गया? ये त्रिविमीय जालक है, इट इज 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन लैटिस। ओके, अब जरा देखो जिसमें क्या होता है बताओ। ये जायंट मॉलिक्यूल है वंदना, ठीक है? नाउ इन दिस each carbon is attached to 4 other carbon atoms and carbon single bond length कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। कितनी होती है? In this carbon bond length is 154 पिकोमीटर। और मुझे बोलो सी बॉन्ड एंगल कितना होगा? इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। सी बॉन्ड एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ओके, इट इज ट्रांसपेरेंट। और कैसा होगा बोलो? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसको लोहे से नहीं काटा जा सकता है, कहा जाता है हीरा हीरे को काटता। दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। वैसे तो इसका 5500 मेल्टिंग पॉइंट है, मैं फिर भी एक बार और कंफर्म करके सही से बता, थोड़ा सा वेरी क्विक टेस्टिंग का। 5 पॉइंट भी किसी में लगाए क्या? इस पे ना अब से है ना। अब देखो नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड 30 इस वेरी करता रहता है। लिखो 3550 से 3700, क्योंकि जमीन से पाया जाता है तो क्रिस्टल अलग अलग है। सो 3 इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इज 3550 डिग्री सेल्सियस टू 3700 डिग्री सेल्सियस। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है कि इसको घिसाई के काम में लेते हैं। जब है ना, बोलो पूछो। कार्बन बॉन्ड एंगल, कार्बन बॉन्ड एंगल, बोलो। अब देखो सही है, बॉन्ड एंगल। कौन सा एंगल? बॉन्ड्स के बीच में एंगल होगा ना, एक बॉन्ड एंगल। अब देखिए जब ये गुजराती लोग डायमंड का क्या करते हैं? तराशते हैं। सो व्हेन दे ग्राउंड इट, तो उसका जो चूरा बचता है उसको हम लोग एब्रेसिव के तौर पर यूज करते हैं। सैंड पेपर जानते हो ना, उसके। सो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। उस पर चिपका देते हैं और उससे घिसाई होती है। सो इसलिए एब्रेसिव तो जानते हैं ना, सैंड पेपर, एमरी पेपर जानती हो? तो इट इज यूज्ड एज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो किसके लिए इस्तेमाल करोगी? एब्रेसिव। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। अगर एब्रेसिव ना याद रहे तो ही सैंड पेपर लिखना। सही है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, सो इफ लाइट एंटर्स वंस इनसाइड इट देन इट डज नॉट कम आउट इजीली। अगर अंदर चली जाती है, इसलिए अगर लाइट चली जाए तो 5 मिनट तक डायमंड अंधेरे में चमकता है। तो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? क्रिटिकल एंगल जानते हो 24 डिग्री है। 24 डिग्री के अंदर लाइट चली गई तो निकल ही नहीं पाएगी। 24 है, 24 से ऊपर जो भी लाइट जाएगी वो नहीं निकल पाएगी। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है बोलो? जसमिता लोवेस्ट है या नहीं? बोलो। नहीं? अच्छा,
its refractive index is highest. So light क्या होता है? Once enters inside it, then it is totally internally reflected. इतना यहाँ लिखना नहीं है. So it is used as jewel. इससे इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है? So it is used as jewel. ज्वेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. और दुनिया में सबसे बेहतरीन जो डायमंड कटर्स हैं वो गुजराती हैं. यहाँ तक कि चाइना ने भी 2000 गुजराती वो हायर कर. सूरत के लोग हैं. आप देखिए now so it is used as jewel और इसकी कटिंग ऐसे होती है. तो अब इसके बाद जब डायमंड कट किया जाएगा तो स्पेशली उसकी कटिंग होगी. और कट होने के बाद जब लाइट अंदर जाएगी तो लाइट अंदर जाने के बाद अंदर ही अंदर ऐसे होती जाएगी. और उसके बाद क्या होगा? वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अंदर ही अंदर वो ग्लिटर करता है. बाहर निकल ही नहीं पाएगी. क्रिटिकल एंगल 24 से ऊपर आएगी. अब देखिए जब तक वो बाहर कैसे निकलती है? 5 मिनट में धीरे धीरे करके वो बाहर निकलता है. Diamond shining in dark. Diamond shining in dark. Glitter of diamond. Glitter of diamond. Sparkling of diamond in dark. Sparkling of diamond in dark. Diamonds sparkle due to their incredible refractive index and unique light dispersion. When light enters a diamond, it bends and reflects off its अच्छा है लेकिन इसमें दिखाया सब. जब आएगा तो ही दिखाएंगे. इसमें दिखाएंगे. चलो इतनी बात तो है. I'm from most things I gotta be with your evolution. I've been far away, I'm a woman and I'm making stories. I've been इतनी बात होगी. चलो बहुत ज्यादा चमकता है लेकिन अभी आएगा तो दिखा देंगे. Glitter of diamond in night. Glitter of diamond in night. How to make simple structure of diamond. How to make simple structure of diamond.
ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। Drawing structure of diamond. डायमंड का फेस, उसके बाद आपने इसे फिर उसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है और फिर इसे और फिर इसे, इस तरह आपका डायमंड का फेस सेंटर और आपने एक्सटेंड कर ये वाला बना। चलो ये ठीक है। दो पेन है तुम लोगों के पास? दो पेन नहीं तो पेंसिल ले लेना। चलो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। लाओ अब देखो, सबसे पहले ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देखो इसमें क्या करना है, 4 डॉट बना दिए, ठीक है, इसको बनाइए प्रॉपरली। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसको हम रेड से या पेंसिल से करेंगे। ब्लैक पेन है तो पेंसिल से करना है। तो यहाँ से दूसरा बॉन्ड बनाओ, सही। ये तो पहला हो गया C1, और C1 से ये सारे बहुत सारे कार्बन जुड़े, फिर हमने अगली लेवल बनाई। तो अगले लेवल में फिर यहाँ डॉट बनाओ, ये देखिए। इसके बाद फिर इसमें 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये अगला लेवल हो गया। इसके बाद ये देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और इसके बाद ये 3 बॉन्ड, ठीक है। जो लंबा है उससे निकलने वाला, ध्यान दीजिएगा पलक, लंबे वाले से निकलने वाला डॉट भी लंबा होना चाहिए। ये नीचे जा रहा है तो फिर इधर, सही। अब जरा देखो, इसके बाद दूसरे में से भी तीसरा करो, तो जो दूसरे में से आएगा वो एक इससे मिल जाएगा। चेक करो, एक इससे मिल जाएगा। एक क्या होगा, इसको बड़ा नहीं किया जा सकता, योजना इधर ही देखो, वहां से ही देख पाओ, सही है। अब चला देखो, और तीसरा इससे, तो ठीक। देखो इससे 3 निकाले, इससे जो 3 निकाले उसमें एक इधर किया, एक इधर किया, एक इधर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? बिल्कुल। ये तुम्हें हर एक का समझ में आ रहा है? फॉलो अप। इसके 3 आ गए। अब इसके 3 देखो अगले वाले के, जो अगले वाले के हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, ये हो गया, ठीक। तीनों का तुमको समझ में आ गया। इसके 3 निकाले, ये इससे जुड़ेगा, दूसरे वाले का इससे जुड़ा, ये सब अलग अलग हो गए। अब सब में फाल करा दो। और कैसे कराएंगे, इससे बॉन्ड जो बनेगा वो भी नीचे, वो रेड से बनाएंगे। देखो ये नेक्स्ट लेवल, ये 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 तुमको यहाँ तक की टेट्रावैलेंसी समझ में आ गई। देखो इस कार्बन से 4 है, इस कार्बन से भी 4 है, इस कार्बन से 4, एक से नीचे गया 3, और तीनों में 4 बना दिया। अब देखो उत्कर्ष की दिवाली ऑफर में पाए राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर 90% तक की छूट। सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करना सीख लो, और उसके लिए सीख
चलो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। आगे का देखिए, इतना ही बना देना बस काफी होता है, ज्यादा बनाने को नहीं है, फिर आगे चलने पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों से इतना बना देना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट, ओके। बाकी आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, तो सब में से वैसे ही निकलेगा, पर इतना करने की जरूरत नहीं, ओके। तो थोड़ा सा एक आइडिया हो गया। अब हम देखेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, ये कभी पूछा नहीं, बट इतना काफी है, ओके। ग्रेफाइट क्या चीज होती है? ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये देखो, ये दोनों ही ग्रेफाइट ऐसा स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागोनल है, देखो ये भी ऐसा ही है हेक्सागोनल, इसको देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन हर एक में हेक्सागोनल, लेकिन क्या किसी का हेक्सागोनल दूसरे से वो कर रहा है? नहीं ना, क्लैश कर जा रहा है, बीच वाले बीच का अलग जा रहा है, देखो बीच का अलग जा रहा है, उसका अलग है, इसका अलग, सही, लेकिन अलग अलग है। ये बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ भी नहीं, वो बॉन्ड है ही नहीं, बस वो सिर्फ रखने के लिए अलग अलग लेयर है हेक्सागोनल, ये एडजेसेंट हेक्सागोनल है, लेकिन नीचे का हेक्सागोनल उसके साथ में नहीं है, देखो जैसे डायमंड में आ रहा था वैसे इसमें आ रहा है, तो है, लेकिन हर एक में हेक्सागोनल, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसको खड़ा करने का तरीका, ये एक्चुअल बॉन्ड है ही नहीं, सही। देखो ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, हेक्सागोनल देख रही हो, दूसरी का हेक्सागोनल पहले के साथ अलाइन है ना, तीसरे के साथ अलाइन, यानी ये ए बी ए स्ट्रक्चर, जो बी है वो ए के साथ अलाइन नहीं है ना, ए सी के साथ है, मतलब ये जो हेक्सागन है, मतलब डिफरेंट हेक्सागन, एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग आ रहा है, तो फिर भी तो हर एक लेयर पे हेक्सागन तो है ना, यही मुझे पता, ठीक है। चलो ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, हेक्सागन देख रही हो, हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, हर एक में हेक्सागन, ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, अभी बना के दिखाएंगे, है ना, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं, बस ये रखने के लिए, देख लो पूरा हेक्सागन है सब में, बीच में भी एक जगह नीचे भी, यही चीज यहाँ पर भी है, इस वाले में भी हेक्सागन है, ऊपर भी है, बीच का भी हेक्सागन और नीचे का भी हेक्सागन, ये देखो ऊपर का भी हेक्सागन, बीच का भी हेक्सागन, नीचे का भी, डायमंड इसमें नहीं है, इसकी अभी मैं बता रहा हूँ, वीडियो में भी बताऊंगा। ये देखो एक्चुअली में ये ब्लैक वाला जो है, ये कोई बॉन्ड है ही नहीं, बस स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ये समझो हेक्सागोनल लेयर्ड है, बस जो व्हाइट व्हाइट है वही ग्रेफाइट है, देख लो व्हाइट व्हाइट ही ग्रेफाइट है, ब्लैक कुछ नहीं है। व्हाइट इज ग्रेफाइट, व्हाइट इज ग्रेफाइट, ओके। अब देखो चलो अब देखो, नाउ ग्रेफाइट हैज, कैसा होगा बताओ, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल
लेयर्ड। ऐसे आप देखिए डिफरेंट लेयर अलग अलग आप बना लें, उसमें ग्रेफाइट बना लीजिए। एक आप ऐसे लेयर ले लें और उसमें ग्रेफाइट बना लें, जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये एक लेयर, ओके, आगे इसे बढ़ाने में कितना भी बढ़ा लो, बट दिस इज वन लेयर। अच्छा, अब चूंकि इसको नीचे तो कुछ भी नहीं सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसे ही है, दिस इज वन लेयर, यहाँ भी बना लो, ठीक है। हर एक पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ 3 है तो एक एक्स्ट्रा लगाओ, टेट्रावैलेंसी तो चाहिए ना। अच्छा, इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा लगाओ, इस पर भी एक्स्ट्रा लगाओ, इस पर भी एक्स्ट्रा लगाओ, इस पर भी एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। ऐसा होने की वजह से डबल बॉन्ड में क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपर टॉप लेयर है। ये कैसी लेयर है, फिर से देखिए, हेक्सागन आप बना लो, सबसे बड़ी चीज है हेक्सागन बना लो, सभी कॉर्नर पर तुम क्या लगा लो, ये देखो ऐसे हेक्सागन बना लो, और जितने भी तुमको वर्टेक्स दिखते हैं उन सब पे क्या लगा लो, क्या कार्बन लगा लो, और जो ना लगाना चाहे तो ये भी वैलिड स्ट्रक्चर है, ऐसे भी जो बनाता है उसका माना जाता है। ऐसे ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लो, है तो वही जैसे अभी हमने बेंजीन का नहीं बनाया था, वैसे ही बना लो। तो ये देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, तो ये एक लेयर हो गई, एक लेयर के नीचे फिर से ऐसी लेयर बनाओ, ये देखो, अब देखो सबकी टेट्रावैलेंसी मैंने फुलफिल कर दी है। सही है। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो क्या उनमें रिपल्सन नहीं होगा? इवन जब तुम पेंसिल से लिखती हो तो जैसे ताश के पत्ते नहीं होते हैं, ताश का पत्ता अगर तुम्हारा वेल शफल्ड है, तुम एक पेज पे ऐसे ऐसे करते जाओ तो सब खिसकते खिसकते आखिरी पत्ते तक पहुंच जाएंगे। पत्ते गिराना शुरू करो तो क्या होगा बताओ, जब तुम फिसलाओगी तो सब फिसलते फिसलते आखिरी नहीं होंगे। वैसे ही जब तुम पेंसिल से लिखोगे तो ये लेयर फिसल के कॉपी पे चिपक जाएगी, फिर ये फिसलेगी, वो चिपकेगी। तुम्हारे लिखते लिखते तक लेयर फिसल रही है। तुम कॉपी पे जब पेंसिल से लिखते हो ना, एक लेयर फिसल के चिपक गई, दूसरी फिसली, तीसरी फिसली, तुम जैसे समझो पेंसिल से नहीं लिख रही, ताश के पत्तों को फैला रही। इट इज हैविंग सो मच लुब्रिकेशन, यानी इसकी जो डिफरेंट लेयर है वो आपस में क्या होती हैं, these are sliding over each other। ये क्या करती हैं, इसलिए ये ड्राई लुब्रिकेंट है। अगर इसे पाउडर बना दिया जाए और हाई स्पीड रनिंग मशीन में वो पाउडर डाल दिया जाए तो मशीन फिसलती है। तो इसलिए किसके काम में आता है बताओ? ये सिर्फ ड्राई लुब्रिकेंट ही नहीं है, इसी के जो रॉड्स हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स हम लोगों ने देखा था कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी की थी पेंसिल से लेकर। तो ये कंडक्टर भी है, तो इलेक्ट्रोलाइट के भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में लिखने के भी काम में आता है, सर दैट इज़ फॉर राइटिंग पर्पस। और किस काम में? दैट इज़ ड्राई लुब्रिकेंट के काम में आता है, और साथ में इट इज़ कंडक्टर। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। इसका मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट टू डायमंड है। जहाँ डायमंड का 3370 से 3700 था, इसका 3000। सही, ये सभी चीज़ें लिखो। तो क्या लिखा बताओ? ग्रेफाइट हैज hexagonal layered structure having conjugated bonded system।
डबल सिंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम को क्या कहते हैं? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सर बोलो किसी ने डबल बॉन्ड कर रखा है सर, किसमें नहीं लगा था? लगा रखा डबल बॉन्ड 2 बार। देखो आप चाहे तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये ऐसा 3 बार बना लो। मैंने कहा इसकी जगह ये बना लो। कहाँ पे लगा है? मेरे से तो ऊपर वाले डाया ये ग्रेफाइट में से जैसे एक्सपेरिमेंट ना सबसे नहीं सर बीच वाला ना जैसे ये ना ऐसे फर्स्ट लेयर में जैसे आपने एक लगा रखा ना, फिर नीचे वाले में 2 लगा रखा है। 2 कहीं नहीं लगाए हैं, सब है। देखो एक पे 4 है कार्बन, किसी पे हर एक की टेट्रा वैलेंसी है, किसी पे ऐसा जो ये सर 2 लाइन है ना, ये जैसे एक नीचे वाले में 2 लाइन है, ऊपर वाले में 1 लाइन है। वो तो चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ कहीं ना कहीं तो लगाना। ये बॉन्ड है, अब ये चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ, उससे क्या सही है। बॉन्ड तो कहीं भी लगाया सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए? इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। विद अगर कंजुगेटेड सीख सकते हो तो सीख लो, नहीं तो यही लिखवा देते हैं, अल्टरनेट सिंगल और कैसा बोलो डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम। डिफरेंट लेयर्स हैव रिपल्शन ओवर ईच अदर। क्या होगा? रिपल ओवर ईच अदर। अलग अलग लेयर, जैसे पेंसिल से लिखती हो तो अलग अलग लेयर चिपकती जाती है कि नहीं? तो लिखो डिफरेंट लेयर्स इसीलिए ग्रेफाइट की पेंसिल जल्दी टूट जाती है। रिपल्सन। और कैसा रिपल्सन? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और उसकी वजह से क्या होगा? So its powdered form is used as dry lubricant। इसलिए इसका पाउडर फॉर्म कैसे इस्तेमाल करें? So इट्स, कभी तुमने पेंसिल को चूरा किया है? देख लेना, बिल्कुल फाइन लगेगी। सो इट्स पाउडर फॉर्म इज यूज्ड एज। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक मत बना देना, 2 बनाने पड़ेंगे, अकेला कभी नहीं बनता। बुक में बना होगा। इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह होगा। Due to presence of, ध्यान दीजिए आयुषी, due to presence of these free electrons, it is electrically conducting। ये जो डबल बॉन्ड है फ्री है, ये आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा, बट ये फ्री है, ये चल फिर सकते। So due to presence of free electron, ग्रेफाइट क्या होगा बताइए? It is conducting, so used as electrode। इसको इलेक्ट्रोड में यूज किया जाएगा इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज किया जाएगा। और कार्बन ड्राई सेल जानती हो? ड्राई सेल में ये कार्बन की रॉड होती है, ग्रेफाइट की होती है ना। ये पेंसिल सेल जो घड़ी घड़ी में पढ़ते हैं उन सब में कौन सी रॉड होती है? ग्रेफाइट। इसलिए इलेक्ट्रोड। और किस काम में आता है? इट इज ऑल्सो used for writing। ये pencil lead, it is also used as, थोड़ा बहुत इन दोनों में अंतर है, for writing। जो डायमंड और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है, इसलिए अमेरिका इस पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा करके इसको डायमंड में बदल दे रहा है। उस डायमंड को अमेरिकन डायमंड कहते हैं। उसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मिलियन बिलियन डॉलर। पेंसिल से वो डायमंड बना ले रहा है और उसका नाम क्या पड़ता है? अमेरिकन डायमंड। इसका मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट बता दूं। तो ड्राई लुब्रिकेंट किसमें है? इट इज यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट। इसमें कम लिख दिया मैंने, इन हाई स्पीड रनिंग मशीन। और लिखो, ये छूट गया। इसमें क्या लिखोगे? इन हाई स्पीड रनिंग मशीन। ये और नोट
अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और रह गया। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर जरूर लिखना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट। सो वैसे तो ज्यादा ही दे रहा है, 3650 ही लिख लो। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3650 डिग्री सेल्सियस। अगली चीज देखिए, दैट इज फुल्लीरीन, बकमिंस्टर फुल्लीरीन, जिसके बारे में इतना ही है। ओके, ये देखो सिंथेटिक डायमंड्स के बारे में लिखा भी आपके बुक में कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल, कोई पता नहीं लगा सकता। बुक में लिखा है नोट में कि सिंथेटिक डायमंड्स क्या होते हैं। चलो, तीसरी चीज आती है फुल्लीरीन। फुल्लीरीन क्या होते हैं? देखो, अगर तुमने 2 पेंसिल लेड लिया, बाहर पेंसिल लेड आता है ना बाजार में, लामा की दुकान में ऐसे आते हैं, बिल्कुल पतले पतले, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, प्लस और माइनस। अच्छा, उनको जब टच करोगे प्लस माइनस को, तो क्या होगा? क्या आर्क से निकलेंगे? कभी भी प्लस माइनस को तो वेल्डर्स भी करते हैं, तो आर्क्स को निकलते हैं, ऐसे बिखर जाता है, नहीं करते? तो ऐसे अगर जब इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा, एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, टच करो भाई, एक प्लस में डाल दो, एक माइनस में डाल दो, टच कर दो दोनों को, तो ये तो कंडक्टिंग तो है ही। अच्छा, इससे फुलर्स पैदा होंगे, क्या होंगे? और वो चारों तरफ बिखर जाएंगे, उन्हीं को फुल्लीरीन कहते हैं। टच फुलर का मतलब, वैसे भी जो आर्क्स निकलते हैं, कहते हैं फुलर बिखर रहे थे, बड़ा गरम गरम फुलर गिरा मेरा हाथ में, छाला पड़ा। जब जहाँ पर वेल्डिंग पर होती ना, वो जब छितराता है लोहा, वो उड़ता है, वहाँ पास में नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ वेल्डिंग हो रही, क्योंकि उससे लोहे बिखरते हैं चारों तरफ, उनको फुलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ये जो चीज है, यही जब इसको आपस में टच करोगे, ये गोल्ड बन जाएगा। ये लेयर है ना, जो ये लेयर गोल्ड बन जाएगी, सही है, और उसे फुलर्स कहेंगे। ये जो बिखर रहे हैं, इनको क्या कहोगे? बोलो। अच्छा, ये जो फुलर्स होंगे, वो फुलर्स फुटबॉल की तरीके से होंगे। वो फुलर्स कैसे होंगे? ये होंगे। और इसी फुलर्स के स्ट्रक्चर को देखकर सबसे पहले बकमिंस्टर ने फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाया, और दुनिया में इतना फेमस हुआ कि लोग इसी स्ट्रक्चर की फुटबॉल ही खरीदने। ये पहले बना, ये बाद में। समझ आ गई बात? तो इसलिए अब हम देखें होता क्या है। ये तो तुमको पता चल गया ना। देखो, व्हेन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक स्पार्क इज गिवन। स्पार्क कौन कौन सी? ग्रेफाइट रॉड्स, ठीक है। सो इफ इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड विद ग्रेफाइट रॉड्स, इन रॉड्स का क्या नाम है? यही ग्रेफाइट है, दैट इज ग्रेफाइट रॉड्स। ग्रेफाइट रॉड्स ले लीजिए और उनसे स्पार्क प्रोड्यूस करिए। तो इफ is produced from graphite rods, then what is produced? बताइए। Fullers are produced which are spherical shape. Fullers are produced which are spherical shape. इनका spherical shape है। It has 60 vertex. इसमें कितने वर्टेक्स हैं बताओ? 60 वर्टेक्स है। 60 वर्टेक्स, तो इसका मतलब है 60 कार्बन एटम है। सो इट इज made of 60 carbon atom, ठीक है।
हैविंग अल्टरनेट पेंटागन एंड हेक्सागन। चेक करो, हैविंग इसमें पेंटागन भी है, अल्टरनेट पेंटागन एंड हेक्सागन। तो इसका डिजाइन कैसा है चेक करो। इसमें हाफ स्फीयर में देख लो, पूरा नहीं देखने की जरूरत है। आप देखो कितने पेंटागन है ऊपर बताओ, 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, और ठीक इधर देखो तो 6 इधर, 12 पेंटागन है, और साथ में 20 क्या है इसमें, हेक्सागन। चेक करो होता क्या है, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर 6, कितने पेंटागन है, और हर पेंटागन के चारों जो हेक्सागन दिख रही है, हेक्सागन दिख रहे हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 इधर फिर से 6, तो कितने पेंटागन हो गए, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। सही है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। सही है, 1 2 3 4 5 6 और 6 1 2 3, और फिर उसके बगल में हेक्सागन भी देख लो। वो तो प्रिंटिंग की गड़बड़ी है, बाकी तो मैं बड़े वाले दिखाई दूंगा। देख लो कि आपने तो देख लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 1 2 3 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 और 6। सही है, तो इसमें ये जो हमारा C60 का है, और इसके वर्टेक्स कितने टोटल 60 वर्टेक्स। अगर इसमें तुम काउंट करोगी तो कितने वर्टेक्स मिलेंगे, 60 वर्टेक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर उसके बाद 6 6 12 जो बच जाएंगे वो हेक्सागन। 12 पेंटागन है। अब फिर से देखो, ये तो तुमको पता चल गया। ये बताओ कि ये जो एक पेंटागन है ये कितने हेक्सागन से सराउंड है, काउंट करके बताओ। 5 से। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो हेक्सागन है वो किससे सराउंड है, ये हेक्सागन है, ये 3 पेंटागन और 3 हेक्सागन। ध्यान दो, फिर से समझो जस्मिता, ये बताओ ये पेंटागन किससे सराउंडेड है, चेक करो कितने हेक्सागन। हाँ, अब हेक्सागन देखो, हेक्सागन किससे सराउंडेड है, 3 पेंटागन और 3, और बात समझ आ गई। ये देखो पेंटागन किससे सराउंडेड है, चेक करो कितने हेक्सागन, और अब हेक्सागन बताओ। करेक्ट, चेक करो पेंटागन किससे सराउंडेड है, कितने हैं, और अब हेक्सागन देखिए। ओके, चलो इस चीज को लिख रहे हैं। पेंटागन देखो कितने से सराउंडेड है, 5 हेक्सागन, और हेक्सागन देखो, तो हेक्सागन किससे सराउंडेड है ये बताओ ना। ये हेक्सागन है, ये किससे सराउंडेड है, ध्यान दो पढ़ो। सही है, ये देखो बताओ ये हेक्सागन किससे सराउंडेड है, सही है, और पेंटागन किससे सराउंडेड, 6 से कैसे हो जाएगा, 5 ही तो साइड होती। पेंटागन किससे सराउंडेड है, 3 हेक्सागन। देख लो पेंटागन ही किससे सराउंडेड है, चेक करो। सभी तो हेक्सागन है, कौन सा तुमको और कोई लग रहा है, 6 5 और हेक्सागन 3 पेंटागन। चेक करो, ये बताओ पेंटागन किससे सराउंडेड है, ये किससे सराउंडेड है, ये देखो, ये देखो, और हेक्सागन किससे सराउंडेड है, 3 पेंटागन है, चेक करो। सही है,
चलो हाँ ग्रेफाइट की रॉड लगा सकते हैं, रॉड में लगा सकते हैं। ग्रेफाइट की रॉड है, ये देख लो, ये हमने आपको पहले भी बताई, ग्रेफाइट की रॉड दिखाई हुई है ना, वही रॉड लगा देना, बस उससे स्पार्क पैदा कर देंगे। ये दीज आर द रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट। ओके, ये पेंसिल है, ग्रेफाइट की पेंसिल, इसी से यूज करें। सही। अब आगे की बात है, ये कहीं से भी चलाओगी चलेगी। आगे की बात देखें। नाउ क्या लिखें बताइए? अल्टरनेट पेंटागन एंड हेक्सागन, ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी पेंटागन्स आर देयर? देयर आर 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। नोट करो, इट हैज 12 pentagons and 20 hexagons. अच्छा, each pentagon is surrounded by, इससे सराउंडेड है 5 hexagons and each hexagon is surrounded by 3 pentagons and 3 hexagons. इस जियोडेसिक डिजाइन को सबसे पहले बकमिंस्टर ने लंदन में जब खेल हो रहे थे कॉमनवेल्थ के तब बनाया था, और तब से ये इतना फेमस हो गया कि फुटबॉल वालों ने इसको कॉपी कर दिया। वो पेटेंट करने ही नहीं पाए थे, कॉपी पहले हो गया। सो दिस जियोडेसिक डिजाइन वाज मेड बाय, देखो, दिस looks like football. This design was first made by, ये MCQ में आता है, design was first made by US architect बकमिंस्टर। तो कुछ लोग इसे फुली रिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? That is बकमिंस्टर फुली रिंग। First made, इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज कुछ भी नहीं, बस ऐसे फुलर है, बस दिखाने के लिए। बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुली। बकमिंस्टर ने बनाया था, कहाँ पे बनाया था? उनका नाम फुलरी था। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं? It is also called Buckminster Fullerene. कल 10 से 12 मैथ्स की क्लास है, आज के लिए इतना ही।